गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 29 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, प्रोटेस्ट हुआ है लोकसभा में एक पर्टिकुलर बिल को लेके और ये बिल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। जब आपको मैं बताऊंगा इस बिल के बारे में आपको खुद लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ये बिल क्या है, देखिए अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी ये पास नहीं हुआ है। जब ये बिल प्रॉपरली पास हो जाएगा तब इसकी हम लोग ज़्यादा डिटेल में क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा अगला जो टॉपिक आने वाला है वो रहेगा यूनेस्को एंड द सिटी ऑफ लिटरेचर। इंडिया में एक साउथ इंडिया में केरला के अंदर एक ऐसा सिटी है जिसको लोकली पहले से ही हम लोग सिटी ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, लेकिन अभी यूनेस्को के अंदर प्रपोजल दिया गया है कि भैया आप भी इसको सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर कर दीजिए। आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। इस सिटी के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेड्स ऑफ द सिविल सर्वेंट। जीएस पेपर 4 में हम लोग इसको कवर करते हैं, जहां पे हमें सिविल सर्वेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़नी रहता है, उनके ट्रेड्स के बारे में पढ़ना होता है, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो पढ़ना रहता है। तो आज एक टॉपिक के बहाने हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। CEPA एंड द ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ये थोड़ा सा देखेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 मिनट के, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। कोरल ब्लीचिंग के बारे में डिटेल में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपका जीएस पेपर 3 का बेसिकली एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से और जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े कोरल रीफ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इस समय वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक के बारे में चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन, और यहाँ से हम लोग मेंस के लिए आंसर लिखने की भी कोशिश करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनाए हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। हालांकि कंटेंट सभी का जो है मोर और लेस वो सेम ही रहने वाला है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अलग अलग जो है डायमेंशन हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के फ्रंट पेज पे जो है मेन मुद्दे कौन कौन से हैं, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये है आज के द हिंदू का फ्रंट पेज, और यहाँ पे देखिए इसको बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग कल कर लिया था अच्छे से। अगर किसी स्टूडेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में नहीं पढ़ा है, कल वाली एनालिसिस अटेंड नहीं की है, तो प्लीज़ जाके आप इसको अटेंड कर सकते हो, कल वाला वीडियो देख सकते हो। प्रोटेस्ट इन लोकसभा एज अ बिल एनविसेजेस लिफ्टिंग बायोमेट्रिक्स ऑफ द डिटेनीज। डिटेनी का मतलब क्या होता है? डिटेनिंग का मतलब होता है भैया जिसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, उसको डिटेन कर लेती है, उसके घर से उठा लेती है, उसे हम लोग डिटेनी कहते हैं, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें हम लोग बात करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जिसमें आर्टिकल 20 में बात किया गया है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आर्टिकल 20 में प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई आदमी पर्टिकुलर ऐसा है जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो हम उसको उठा लेते हैं प्रिकॉशनरी, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो। मान लो किसी आदमी ने 2010 में कोई क्राइम किया था, राइट, 2010 में क्राइम किया था, उसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री है मान लो, और 2022 में इलेक्शन के टाइम पे या कोई सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस होने वाली है, तो उसके घर से उठा लेते हैं। उसने अभी क्राइम नहीं किया 2022 में, क्राइम उसने 2010 में किया था, 5 में किया था, पहले किया होगा, लेकिन क्योंकि वो आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, ऐसा सरकार को लगता है, इसीलिए क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको घर से उठा लिया जाता है, जिसे हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और एक तो नॉर्मल डिटेंशन होता है, जब कोर्ट आपको ऑर्डर दे देता है तो आप भैया जेल में जाइए, पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके जाएंगे, एक वो नॉर्मल तरह का डिटेंशन होता है। तो यहां पर मामला क्या है, देखिए अंग्रेजों के ज़माने में आपने बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखोगे ना, बहुत बार जब सन्नी देओल की फिल्म आपने देखी होगी, तो सन्नी देओल जो है वो ऐसे उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं और एक पेपर पे साइन करवाते हैं। साइन करवाने के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि उसके पूरे हाथ का, अंगूठे का नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे हाथ का कह रहा हूँ, उसके हाथ का जितना भी फिंगरप्रिंट होता है उसके हैंड का, वो एक पेपर के ऊपर लिया जाता था सन्नी देओल के। आपने कई सारी फिल्मों में ये चीज़ देखी होगी। ये एक
जो क्रिमिनल होता है, अभी वो क्रिमिनल चाहे ना भी हो, लेकिन जो डिटेनी होता है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक तरीका होता है। उसके पैरों का प्रिंट लिया जाता है, उसके हाथों का प्रिंट लिया जाता है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में 1920 में एक कानून बना था, राइट। 1920 में दोस्तों एक कानून बना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन एक्ट 1920। उसके तहत फिंगर इंप्रेशंस और फुट इंप्रेशन लिए जाते थे। सरकार ने अभी एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। सरकार का कहना है कि भैया ये जो पुराने एविडेंस चलते थे ये अभी हो गए हैं बहुत पुराने, हम लोग जो है नया मेथड लेके आएंगे। हम लोग उस डिटेनी का फिंगर इंप्रेशन और फुट इंप्रेशन तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ हम उसका आइरिस स्कैन भी लेंगे। आइरिस मतलब जो आंखें होती है ना, आंखों के अंदर जो आइरिस होता है उसका स्कैन भी लेंगे, उसके सिग्नेचर भी लेंगे, उससे हैंड राइटिंग भी करवाएंगे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे। इतने सारे सैंपल जो है एक पर्सन के लिए जाएंगे और उन सैंपल को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो होगी एनसीआरबी की, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। और उस डेटा को 75 ईयर्स के लिए उसको स्टोर करके रखा जा सकता है बाय एनसीआरबी। ये यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इस बिल के अंदर कई प्रोविज़न ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है वो तो यही है, कौन सा है देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शन के दौरान या किसी और चीज़ के दौरान सरकार जो है कुछ लोगों को घर से उठा लेती है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी काफ़ी किया जाता है और वैसे ऑल ओवर इंडिया ही किया जाता है। सभी सरकारें इसको करती रही हैं। अब ये मान के चलिए कि कोई आदमी है जिसने क्राइम किया ही नहीं और उसको उठा लिया गया और बाद में उसकी सारी डिटेल कैप्चर कर ली जाएंगी। भैया वो अभी क्रिमिनल नहीं है, ये आप भी मानते हो, ये कोर्ट भी मानता है, वो क्रिमिनल नहीं है। उसके बावजूद भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में इसको यूज़ करोगे और उसकी सारी डिटेल ले लोगे। ये तो भैया उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 20 का वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जो पावर में होंगी, वो किसी को भी घर से उठा सकती हैं, अपने दुश्मन को जो अपोजिशन पार्टी में है बेसिकली, है ना, या जो उसको फंडिंग नहीं करता उनको घर से उठा लेंगे किसी ना किसी बहाने से प्रिवेंटिव डिटेंशन का बोल कर और उसके रिकॉर्ड सारे ले लेंगी, उसको ट्रैक करेंगी। तो ये इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हंगामा हो रहा है लोकसभा के अंदर। अब ये देखना रहेगा सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। सरकार का ये कहना है बेसिकली आर्गुमेंट यहाँ पे कि देखिए भैया 1920 और 2022 है ना, 102 सालों का फर्क है। तो 102 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। उस समय जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुआ करती थी वो उसके हिसाब से एविडेंस लेते थे। आज जो टेक्नोलॉजी हो गई है हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो प्रोविज़न है ये काफ़ी गलत है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है किसी को भी उठाया जा सकता है और उसका जो आप डिटेल उससे ले लोगे। ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पे है। जब ये बिल आगे थोड़ा सा जाएगा, अगर ये पास होता है तो वैसे मुझे लगता नहीं पास होगा, क्योंकि अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की इसकी डिमांड की जाएगी। अगर ये बाई चांस पास हो भी जाता है तब हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली भी लगता है कि इतना ज़्यादा स्टेट को प्राइवेसी के अंदर इतना इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। कम से कम प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को तो आप छोड़ ही सकते हो। पहले भी हम लोगों ने इंडिया में देखा है, पोटा वाले केस में देखा है, टाडा वाले केस में देखा है कि इन कानूनों का किस तरह से मिसयूज़ किया जाता था सरकार के द्वारा और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी एविडेंस। तो कानून का मिसयूज़ जो है वो डेफिनेटली सरकारों के द्वारा किया ही जाता है। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पार्टी पावर में होती है वो अपने एडवर्सरीज़ को और बहुत बार जनता को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बयान देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके उनको जेल में डाला जाता है, उनको हरास किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का फ्रंट पेज सॉरी हम लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आज हो गई है 29 तारीख, तो आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक मन नहीं बनाया है कहीं पे कोचिंग लेने का और आपने, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, आपको 15,000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप से भी आपको जानकारी लेनी है तो वो भी कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे।
इस बात की मैं पर्सनली आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर शुरू से इन्वॉल्व हूं और भी हमारी जो फैकल्टी हैं, सिद्धार्थ सर हैं, सौरभ सर हैं, सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लान, एकदम ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने प्लान बनाया है। किसी भी स्टेज पे तैयारी के दौरान आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम, हरासमेंट तो छोड़ ही दीजिए, एक्सप्लॉयटेशन तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। लेकिन आपको हर लेवल पे यहाँ पे हेल्प की जाएगी, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, किसी भी तरह की हेल्प हो। तो दोस्तों आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पेज का न्यूज़ तो हम लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन कल कुछ हम लोगों ने 2-4 एमसीक्यूज़ देखे थे, उस एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इन एमसीक्यूज़ का, जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में जाके देख ही रहा था। लेकिन हम थोड़ा अपने अपने लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो आर्टिकल था वो था दोस्तों पीवीटीजीज के बारे में। ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये उनके बारे में है। एक्चुअली जो ओवरऑल ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, जो वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी एक और ट्राइबल ग्रुप होता है जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है, बैकवर्डनेस होती है वहाँ पे, इकोनॉमिकली भी, सोशल भी, वो सारी चीज़ें, उसके बारे में आर्टिकल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1, 2 एंड 4। देखिए 3 स्टेटमेंट जो है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसमें जा सकते थे। यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, शायद 2018 के 19 का क्वेश्चन था। तो 95 पीवीटीजीज नहीं है इंडिया में, 75 है। तो अगर आपने थर्ड ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया विच इज़ रॉन्ग, सो यू कैन डेफिनेटली रीच टू द राइट आंसर। सो इसमें भी 3 है, इसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद द राइट आंसर विच इज़ सी 1, 2 एंड 4। हाँ, आपके लिए, आपको पता है कि वैल्यू एडिशन मटेरियल तो हम लोग आपके लिए लेके आते ही हैं। तो पीवीटीज़ के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो। देबार कमीशन जो बनाया गया था 1973 में, उसकी रिकमेंडेशन पे इसको कैटेगरी को हम लोगों ने बनाया था। हालांकि उन्होंने जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला था, जिसको 2006 में हम लोगों ने नाम चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसको हम लोगों ने बना दिया था। 18 स्टेट के अंदर होते हैं, टोटल 75 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक का नाम है इरूलाज और दूसरे का नाम है कोंडारेडीज। इनको भी पीवीटीजीज का जो है दर्जा दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वो था एवरी ईयर अ मंथ लोग। तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, उनकी प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है वहाँ पे, उस फेस्टिवल में क्या होता है, वो लोग एक दूसरे को ना पेड़ भेंट करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स एंड ऑल दैट, वो भेंट करते हैं। तो वो जो है गोंड एंड कोरकू, ये ट्राइब है जो कि उसका यूज़ करती है। ये द हिंदू में आर्टिकल आया था। देखिए जो आपको मैं डॉक्यूमेंट ये दूंगा ना, उस डॉक्यूमेंट में इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने से आपको पूरा आर्टिकल वो सामने आ जाएगा द हिंदू का, और इसको जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहीं से यूपीएससी में क्वेश्चन उठा लिया सीधा सीधा। अरे इसीलिए तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कितना बोलूँ आपको मैं। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपकी 50% से ज़्यादा तैयारी न्यूज़पेपर से ही हो जाती है। हाँ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा आपको आर्ट को डेवलप करने में समय लगेगा। और क्योंकि आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने हुए हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट लगातार देखते हैं उनकी तो नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया होगा, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ को देख रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों वो है विद रेफरेंस टू द चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इसमें जो ऑप्शन होता है, दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर आपको ये पता है कि भैया वो उत्तराखंड में नहीं है, वो लद्दाख में पाए जाते हैं, तो सीधा सा आप जो है इस 1 को एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दीज 2 ऑप्शंस, 2 एंड 3 एंड 3 ओनली। दोस्तों यहाँ पे दे रियर द पश्मीना गोट दैट यील्ड द वूल। कश्मीर के अंदर पश्मीना जो शॉल होती हैं वर्ल्ड फेमस होती हैं। लद्दाख के अंदर जो है, जो कम्युनिटी है, जो चांगबा कम्युनिटी है, वो पश्मीना जो गोट होती है उसको जो है रेज करती है, उसको डोमेस्टिकेट करती है, और वहीं से वो स्पेशल जो वूल होती है वो आती है जिसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑफ कोर्स दे आर इन द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये थोड़ा सा हम लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला न्यूज़ है वो है काजीखोड़े टू वी फॉर द यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। देखिए यूनेस्को ने जो है थोड़े समय पहले 2004 में एक कैटेगरी शुरू की थी 2004 में,
और वो कैटेगरी क्या थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक क्रिएटिव सिटी का नेटवर्क बनाएंगे पूरी दुनिया में। क्रिएटिव सिटी जो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होती हैं, जैसे मुंबई है ना, मुंबई किस चीज़ के लिए फेमस है, मुंबई है मूवीज़ के लिए फेमस है, सिनेमा बॉलीवुड उसके लिए फेमस है। ऐसे ही दुनिया बहुत सारी कंट्री रही होंगी, सिटीज़ रही होंगी जो किसी खास चीज़ के लिए फेमस रही होंगी। तो इसके लिए यूनेस्को ने जो है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई थी। जैसे उन्होंने कहा था कि क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, इस कैटेगरी में हम लोग किसी सिटी को दर्जा देंगे। यहाँ पे इंडिया में जो है जयपुर को जो है क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला हुआ है। डिज़ाइन, डिज़ाइन में शायद इंडिया में कोई नहीं है। फिल्म के लिए जो है मुंबई को दिया हुआ है। गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद को दिया, भैया हैदराबाद का जो फूड आइटम्स है वर्ल्ड फेमस है, नो डाउट। उसके अलावा मीडिया आर्ट्स में एंड म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक में यहाँ पे चेन्नई को मिला हुआ है, इंडिया में चेन्नई। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। उसी कैटेगरी में एक और कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है लिटरेचर। तो दुनिया के कुछ सिटीज़ को हम लोग सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर करते हैं अंडर यूनेस्को। केरला में जो काजीखोड़े सिटी है उसको हम लोगों ने प्रपोजल दिया है यूनेस्को को कि भैया काजीखोड़े का जो लिटरेचर है वो वर्ल्ड फेमस है। काजीखोड़े में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो काजीखोड़े से बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोइट्स निकले हुए हैं। इसीलिए भैया आप इसको सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। ऐसी उन्होंने यहाँ पे बात बोली है। उसके अलावा केरला के कुछ और सिटीज़ हैं जिसको प्रपोजल दिया गया है। जैसे कोची को सिटी ऑफ डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने उनको प्रपोजल भेजा है। थीस्यूर को सिटी ऑफ लर्निंग के लिए भेजा है। कन्नूर को जो है सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए भेजा है। कोल्लम को सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए भेजा है, राइट। और त्रिवंतपुरम को सिटी ऑफ पीस के लिए भेजा है। अब लेट्स सी वो कितना उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। वहाँ से कुछ लोग आएंगे, टीम आएगी, वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें। सिटी ऑफ लिटरेचर को डिक्लेयर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर या उस स्टेट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो वहाँ पे लिटरेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे लाइब्रेरीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वो थोड़ा देखेंगे, स्टडी करेंगे तब उसको देखेंगे। ब्रेक डाउन इन द न्यूट्रलिटी ऑफ द ओडिशा ब्यूरोक्रेसी। देखिए उड़ीसा में अभी जो है पंचायत के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उड़ीसा के अंदर, बीजेडी जिसको कहा जाता है ना, बीजू जनता दल, तो बीजू पटनायक वहाँ के सीएम हैं। तो हुआ ये कि जब बीजू जनता दल ने म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत इलेक्शन के अंदर जब विक्ट्री हासिल की तो कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने उनको ट्विटर पे बधाई दिया। ट्विटर पे ही बधाई नहीं दिया, कई लोग तो उनके घर पे विजिट करने चले गए उनको बधाई देने के लिए। अब ये जो सिविल सर्वेंट जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करेंगे। तो इस समय अगर आईएएस ऑफिसर अगर वो जा रहे हैं बीजू पटनायक के घर पे या उनको ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं, फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में काम कर रहे हैं, जो कि पूरा सिविल सर्विसेज का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है न्यूट्रलिटी का, उसको वायलेट करता है। ऐसा अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कह रही हैं कि ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बोला है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का या वायलेशन ऑफ जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन है। ऐसी कुछ बातें बोली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 टर्म होती हैं जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। पहली टर्म होती है न्यूट्रलिटी, दूसरी टर्म होती है इम्पार्शियलिटी, तीसरी टर्म होती है अनोनिमिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करेंगे। कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, समाजवादी पार्टी, जो मर्जी आए, इसका मतलब होता है न्यूट्रलिटी। मतलब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को अटैच नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इम्पार्शियलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए हम लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल तो हैं, लेकिन हम लोग अलग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उसको कहा जाता है इम्पार्शियलिटी।
इम्पार्शियलिटी, मतलब किसी के साथ भी हम लोग पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। एक होता है अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे। पर्दे के सामने कौन रहता है? पर्दे के सामने रहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं भैया? हमारे नेता लोग, जो पॉलिटिशियंस होते हैं। क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है, इसलिए वो जनता के सामने जनता का चेहरा होते हैं। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, उनको जनता ने नहीं चुना है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे रहते हैं। इसे कहा जाता है अनोनिमिटी, राइट? अनोनिमिटी। तो आजकल आप बहुत चीज़ें देख रहे होंगे, आप ट्विटर पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, ये जो अनोनिमिटी वाला जो प्रोविज़न है ना दोस्तों, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। पिछले कुछ सालों से जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, फेसबुक, कुछ भी हो, जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, खासकर जो टॉपर्स होते हैं, आजकल तो हर कोई, सबको सेलिब्रिटी बनना है। ये मैंने एक ट्रेंड देखा है, सबको सेलिब्रिटी बनना है, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है ना? उस सभी का, मोस्टली लोगों का यूट्यूब चैनल भी होता है, इंस्टाग्राम का उनका खुद का एक पेज होता है जहाँ पे वो दिन में 4-5 फोटो डालते हैं, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए, सब वहाँ पे डालते हैं, है ना? जनता के साथ जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ भी मोटिवेशनल पोस्ट डाल रहे हैं, डांस की वीडियोस डाल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। ऐसी ये इससे अनोनिमिटी नहीं ख़त्म हो जाती है। अब जब अनोनिमिटी खत्म हो जाती है तो आपके ऊपर स्क्रूटनी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जनता की नज़र आपके ऊपर रहती है हर टाइम। इसके देखिए, पहले पहले और आज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों केस में काउंटर आर्गुमेंट भी हो सकता है और फेवर में आर्गुमेंट भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं, राइट? तो ये जो इसमें थोड़े समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में कहा था, ये बात कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जो है ज़्यादा काम पे फोकस करें और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दें, ऐसा उन्होंने भी कहा था। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये भी कहता है कि भैया सिविल सर्वेंट को जनता के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जनता उनके अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी क्लोज समझती है और जनता वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करती है। तो एक पॉजिटिव आर्गुमेंट भी यहाँ पे डेफिनेटली है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब आपने सुबह क्या खाया, आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, किस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर का आपके क्या रिव्यू हैं, इससे जनता के साथ आपका कैसे रिलेशन बढ़ता है। हाँ, सर्विस डिलीवरी के रिगार्डिंग, कोई गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली एक संवाद, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के बीच में और जनता के बीच में। तो यहाँ पे एक जो बाउंड्री है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि आजकल तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सीधा सीधा ट्वीट कर देते हैं। अभी हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे पहले टेम्पल कंट्रोवर्सी हुई थी, सबरीमाला कंट्रोवर्सी हुआ था। हर केस में ऐसा देखा गया है, कुछ आईएएस ऑफिसर जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं और फिर वो सरकार के अगेंस्ट में ही कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो इससे जो अनोनिमिटी है, जो न्यूट्रलिटी है, उसके ऊपर जो है फ़र्क पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे पैसिव न्यूट्रलिटी और एक्टिव न्यूट्रलिटी, दो न्यूट्रलिटी की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? पैसिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि भैया आप आंख बंद करके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आपके हैं, जो आपके मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल मास्टर, आप उनके ऑर्डर का फॉलो कीजिए। इसे कहते हैं पैसिव न्यूट्रलिटी। आपने जो बोला हाँ जी सर करूँगा, आपने जो बोला हाँ जी सर करूँगा, दैट इज़ पैसिव न्यूट्रलिटी। एक्टिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से काम नहीं करते हो, आप उनके एजेंट नहीं हो, आप सरकार, आप सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फॉलो करते हो और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हो। उसको कहा जाता है एक्टिव न्यूट्रलिटी। मतलब अगर कोई सरकार आपको कुछ करने के लिए कहती है, आप उनको मना कर सकते हो। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, रूल्स कानून के अगेंस्ट में है, आप डेफिनेटली मना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कहते हैं एक्टिव न्यूट्रलिटी। कंडक्ट रूल्स ऑफ द न्यूट्रलिटी के लिए थोड़े जो है 2-4 पॉइंट आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास थोड़ी समय की कमी रहती है, इसलिए इस तरह के टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। लेकिन क्लासरूम्स में इन टॉपिक के ऊपर काफ़ी लंबे से जो है डिस्कशन की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ का मैं ध्यान आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अब मैंने अभी आपको बताया ना सेलिब्रिटी वाला कल्चर, सेलिब्रिटी वाला कल्चर, देखिए पर्सनल चॉइस भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। कई सारे पास्ट में ऐसा देखा गया कि जो आईएएस ऑफिसर थे वो अपने साथ कैमरा लेके चलते हैं। उन्होंने 2 कैमरे वालों को हायर कर रखा है, सोशल मीडिया के मैनेजर्स को हायर करके रखा हुआ है। तो वो जहाँ भी जाते हैं सुबह से शाम तक उनके साथ 2 कैमरा वाले होते हैं और वो कभी स्कूल में जाएंगे, कभी रोड्स पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो एक प्रॉपर मूवी की तरह उनको शूट किया जा रहा है।
इतने ज़्यादा सेलिब्रिटी बनने का कई लोगों को जो है शौक होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए, ये काफ़ी एक कंट्रोवर्सी में भी रही थी, चंद्रकला जी। इनके साथ ऐसा ही होता था भैया, ये जहाँ भी जाती थी ना अपने साथ कैमरा लेके जाती थी। और कभी स्कूल में पहुँच गई, वहाँ पे टीचर्स को डांट दिया, कभी किसी दुकान वाले को पीट दिया थोड़े बहुत करप्शन के चार्जेस में, कभी सफाई कर्मचारी को कुछ बोल दिया, कभी रोड कॉन्ट्रैक्टर को थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। वो इनका बड़ा सीन चलता था। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर थी, छोटी छोटी क्लिप जो होती है ना टिकटॉक टाइप की, वो बनवाती थी और उनको डालती थी। तो अब ये अनोनिमिटी खत्म हो गया ना यहाँ पे। आप जब इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करोगे भैया, तो सीधी सी बात है, जब आप नज़र में आओगे आपकी एनोनिमिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप सिंघम बनने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो फिर, क्योंकि आप भी फिर दूध के धुले हुए नहीं हो ना। तो बाद में ऐसा ही हुआ, सीबीआई ने जो इनके घर पे छापा मारा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पकड़े गए, इवन कैश भी पकड़ा गया था। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे पकड़े गए जिसमें ये पता चलता है कि इन्होंने खुद करप्शन के अंदर, इन्होंने जब ये यूपी के अंदर, यूपी कैडर से हैं बेसिकली, वैसे तो ये शायद आंध्र प्रदेश से हैं यूपी कैडर से। तो इलीगल ग्रांटिंग जो माइनिंग जो इन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलके इलीगल माइनिंग को वहाँ पे परमिट किया था यूपी के अंदर 2012-13 के आसपास। अभी तो इनके ऊपर वो केस चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही है ना भैया। पहले वो बोलते हैं ना कि जिसके घर जो है वो कांच के होते हैं, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, कुछ कुछ ऐसा है। तो आप अनोनिमस रह के काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका परेशान नहीं करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पूरे मुद्दे पे आपका पर्सनल व्यू जरूर जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सिविल सर्विसेज को इनको अनोनिमस होना चाहिए या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए तो कितना यूज़ करना चाहिए। मैं आपसे आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि कल को आपका भी सिलेक्शन होने वाला है, आप भी वहाँ पे जाओगे। तो थोड़ा सा अभी आप क्या सोचते हो उस पूरे मामले में, आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स टू यूएई में टच 10 बिलियन अंडर द सीईपीए। सीईपीए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये दोस्तों एफटीए टाइप का होता है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो अगर देखिए यूएई के साथ तो हम लोगों ने वैसे ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर ही लिया है, समझ लो आप। तो हमारा जो ज्वेलरी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंडिया तो वैसे भी एक्सपोर्ट के लिए जाना ही जाता है ज्वेलरी, आज से नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जाना जाता है। तो 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हमें हो जाएगा। दूसरी बात है कि इंडिया हैज़ नो प्लान्स टू परचेज रशियन ऑयल इन रुपीज़। ऐसा माना गया था कि रशिया ने जो है इंडिया के साथ एक करेंसी स्वैप डील किया है, और हम लोग रशियन जो ऑयल परचेज करेंगे उसको हम लोग रुपी में पे करेंगे, रुपी में पे करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा कोई भी अभी तक प्रपोजल नहीं है। अभी तक हम लोग डॉलर में पे करते आए हैं पहले भी, और शायद आगे भी हम लोग डॉलर में ही पे करेंगे। अभी इसके ऊपर कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि रशिया के बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनको ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, राइट। तो वो रूबल में डॉलर में प्रॉपर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। उसको लेके थोड़ा सा ये आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कहता है फिनोमिना ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है इधर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट कोस्ट पे है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे भैया, ये 2400 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, बहुत ही बड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया की आप ये समझ लीजिए साल भर में 4 से 5 बिलियन डॉलर का इनकम यहाँ से होता है, क्योंकि टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 60-70 हज़ार लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब इसके ऊपर आ गया है थ्रेट, ठीक है, थ्रेट। और जब थ्रेट आने का मतलब ये है कि ये जो कोरल्स हैं ना वो मर रहे हैं, और जब कोरल्स मरना शुरू हो जाते हैं उसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। देखिए, इससे कहा जाता है कोरल, इस तरह का जो एक्वेरियम टाइप का रहता है ना, आप लोग भी कई बार स्क्रीनशॉट वगैरह लगाते हैं, ये एक्वेरियम होता है दोस्तों, एक्वेरियम। इन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोरल क्या होते हैं, अदरवाइज तो ये पूरा 2 घंटे का टॉपिक होता है अगर हम लोग फाउंडेशन कोर्स में करते हैं। हल्का सा आपको बताना चाहूँगा क्या होता है ये। देखिए, एक एक जानवर होता है जिसका नाम है पोली, मतलब ये एनिमल किंगडम से आता है, ठीक है। और एक दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहते हैं जूजेंथली, ठीक है, जूजेंथली। जूजेंथली जो है वो माइक्रोस्कोपिक अलगे होता है।
माइक्रोस्कोपिक अलगे होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये पोलिप जो है वो एक एनिमल किंगडम से आता है। इसका मतलब पोलिप जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि एनिमल जो है वो ऑटोट्रोफ्स नहीं होते, वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। तो फूड के लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनिमल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं दोनों लोग, ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्योंकि पोलिप को किसकी रिक्वायरमेंट है? इसको रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की, क्योंकि ये खुद तो फूड बना नहीं सकता, इसे फूड चाहिए। और जूज़ैंथली फूड बना सकता है, लेकिन इसको शेल्टर चाहिए, इसे रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो पोलिप्स होते हैं, ठीक है, तो ये इससे लेते हैं न्यूट्रिशन, और बदले में जूज़ैंथली को क्या मिलता है? इसको मिलता है शेल्टर। तो ये जो पोलिप होता है ना, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? जो ओशन वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट में से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसको निकाल लेता है और अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवर बना देता है। हार्ड कवर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर बना देता है। ये पूरी तरह से वाइट कलर का होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है। ये हार्ड कवर के अंदर कुछ छेद होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, और उसके अंदर जो है जूज़ैंथली आके रहने लगता है। तो जूज़ैंथली को मिल गया क्या? शेल्टर। पोलिप को क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, और दोनों मस्त काम करते हैं। लेकिन ये पोलिप जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है, ये कई चीज़ों को लेकर सेंसिटिव होता है। सबसे बड़ा चीज़ होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये जो पोलिप होता है ना, जो मतलब बेसिकली जो पूरा कोरल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये पानी के अंदर सर्वाइव करता है, ट्रॉपिकल वाटर के अंदर सर्वाइव करता है, जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है वो 26 या 27 डिग्री के सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। वहाँ पे ये मतलब इतना होना चाहिए, 25, 26, 27 होना चाहिए, जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये टेम्परेचर को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए अचानक से तो ये मर जाता है, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी ये मर जाता है। और जब ये पोलिप मर जाता है तो जूज़ैंथली भी मर जाता है। और ये जूज़ैंथली ही जो है इसको अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आपने ऊपर ये कलर देखे, ये जूज़ैंथली की वजह से होते हैं कलर। तो भैया जब पोलिप मर गया तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो यहाँ की इनकी डेथ हो जाती है, जिसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। तो ये जो कलर है ना वो सब फेड हो जाते हैं, और ये जितनी कॉलोनी है वो पूरा वाइट कलर की हो जाती है, जिसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग। और ये जो दोस्तों पोलिप होते हैं ना, जो कोरल्स होते हैं, वो दो चार कोरल नहीं होते हैं भैया, बिलियंस और बिलियंस की संख्या में होते हैं, बिलियंस और बिलियंस की। तो होता क्या है, जब ये कोरल्स जो है एक कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी, और उस कॉलोनी में जब इनकी डेथ होती है तो ये नीचे सेटल हो जाते हैं। तो पोलिप तो बेचारा मर गया, लेकिन उसका जो बाहर वाला जो हार्ड कवर था, राइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड कवर था, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। उस तो एक लेयर बन जाती है, उस लेयर के ऊपर जो है नए कोरल्स आते हैं। अब इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसको मरना तो है ही, तो अजर अमर तो ये नहीं है भैया, तो ये भी मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो ये दूसरी लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर जो है नए वाले आएंगे, नए वाले आएंगे। इस तरह से कोरल का जो है एक रीफ बन जाता है, एक माउंटेन सी टाइप का बन जाता है, जिसे हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। तो पुराने वाले मरते रहते हैं, नए वाले जो हैं उनके ऊपर सेटल होते रहते हैं। तो जो पुराने वाले होते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है हार्ड कोरल, और जो न्यू वाले होते हैं, नए नए होते हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, इनको कहा जाता है सॉफ्ट कोरल। तो सॉफ्ट कोरल मर जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, दोबारा दूसरे आ जाते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का मैंने आपको थोड़ा बता दिया, जब इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वही मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो कि आप डेफिनेटली यहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग का भी देखें, मैंने आपको बता ही दिया। अब समस्या ये है कि दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। दुनिया में कई बार ऐसा देखा गया है कि कोरल ब्लीचिंग बहुत बड़े लेवल पे हुई है। तो सबसे बड़े पहले लेवल पे जो है 1998 में बहुत बड़े लेवल पे कोरल ब्लीचिंग को एक्सपीरियंस किया गया था। उसके बाद 2002 में कोरल ब्लीचिंग बहुत लार्ज स्केल पे हुआ। देखिए कोरल ब्लीचिंग कई तरीके से हो सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर पोल्यूशन हो जाता है तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। अगर हमारे ओशन के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसिडिसिटी हो जाती है, तब भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। कई रीजन होते हैं कोरल ब्लीचिंग होने के, लेकिन यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली वो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों 2014 और 2017 के बीच में जो है ये 3 साल जो है लगातार वो हॉटेस्ट ईयर रहे हैं, जिसकी वजह से ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हुआ। अब उसी केस में जो है ये ऑस्ट्रेलिया वाले केस को हम लोग यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल रीफ की हम लोगों ने बात किया, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ठीक है, इसका जो है लार्ज स्केल पे ब्लीचिंग हो रही है।
लार्ज स्केल पे ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, कोरल्स का जो है थोड़ा सा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। स्टॉर्म से हमें प्रोटेक्ट करता है, फिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, इसका क्या स्टेटस है? देखिए इसका स्टेटस आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इस समय बहुत ज़्यादा डेंजर में है। थोड़े समय पहले यूनेस्को ने भी कहा था कि भैया देखिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको मैं बताता चलूँ। इन्होंने कहा था कि इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो गया है तो क्यों ना हम इसको हेरिटेज से हटा दें। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बेचारों ने हाथ जोड़े, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया यूनेस्को के, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं इसको बचाने के लिए स्टेप लूँगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा किया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। अल्टीमेटली इस समय ग्रेट बैरियर रीफ पे लार्ज स्केल पे ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए जो है ये स्टेटस में न्यूज़ में है। बस ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना चाहिए। आपको दोबारा से मैं बताता चलूँ कि कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, 2 घंटे का टॉपिक होता है, कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग, वो सारी सारी चीज़ें। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे समय की कमी रहती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करा के यहाँ पे निकल सकता हूँ। लेकिन अगर आप शंकर आईएएस पढ़ते हो तो शंकर आईएएस के अंदर कोरल का एक टॉपिक बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, रिकमेंड करूँगा, वहाँ पर जाके आप उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो या गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर और एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ मैं, ये रिकमेंडेड है आपके लिए। ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है माइक्रो प्लास्टिक पाई गई हैं, इसको आप थोड़ा डेफिनेटली वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है अब थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। हालांकि तीनों क्वेश्चन में जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम ही रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बीम स्टैक के बारे में ये बात हम लोग कर रहे हैं। BIMSTEC can play a very critical role in tackling the various issues in the Bay of Bengal region. Comment. देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे BIMSTEC का जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये आपको बताना है BIMSTEC के बारे में। दूसरी बात ये कही गई है वेरी क्रिटिकल रोल, इसका मतलब आपको BIMSTEC के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तीसरा वर्ड जो वर्ड है वो यहाँ पे है इश्यूज़, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। तो 3 टॉपिक पे आपको चर्चा करनी है क्योंकि 3 यहाँ पे कीवर्ड होते हैं। BIMSTEC के बारे में बताइए, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए, और बे ऑफ बंगाल में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, और कैसे BIMSTEC उन इश्यूज को टैकल कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, वो आप बताइए। 4 डायमेंशन आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। ये जो हम लोग यहाँ पे कंटेंट करेंगे अभी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर आपकी हो जाएंगी। दूसरे वाला और तीसरे वाला क्वेश्चन जो भी आपका मन करे आप वो कर सकते हो। कंटेंट लगभग सबका सेम होने वाला है। कहाँ पे आपको सबमिट करना है आंसर ये आप सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल भी जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या पूरा मामला है। जब हम लोग BIMSTEC की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ कंट्री हैं जो BIMSTEC का पार्ट हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये वो कंट्री हैं जो मोर और लेस बे ऑफ बंगाल को कवर करती हैं। हालांकि इसमें से भूटान और नेपाल है वो तो लैंड लॉक कंट्री हैं जिनका बे ऑफ बंगाल से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको BIMSTEC का पार्ट बनाया हुआ है। BIMSTEC दोस्तों एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में इसको हम लोगों ने फॉर्म किया था। ठीक है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। BIMSTEC के बारे में प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीजनल कॉर्पोरेशन के बारे में मेन्स में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, BIMSTEC की थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री वगैरह हम लोगों ने पहले भी किया था, या पढ़ सकते हो। जैसे रीजनल कोऑपरेशन की आप लोग बात करो तो हमारे पास सार्क भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। हमारे पास दोस्तों एशियान भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मेकोंग गंगा जो कोऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो BIMSTEC है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना जहाँ पे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मेजर पार्ट प्ले करता है, वहाँ से डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एशियान का हम लोग पार्ट नहीं है, लेकिन एशियान के साथ हमारे जो रिलेशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आर्टिकल का पार्ट नहीं है ये वाला जो स्लाइड है, ये मैंने आपको अलग से बना के दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है वो आपका आर्टिकल का है। अभी देखिए BIMSTEC की मीटिंग होने वाली है, पर्सन टू पर्सन मीटिंग नहीं होगा, वर्चुअल मीटिंग होगा, जूम कॉल वगैरह के थ्रू वो मीटिंग होगा। श्रीलंका को उसको होस्ट किया जाएगा, तो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इस बार जो है BIMSTEC कहाँ कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, दैट इज श्रीलंका। अब बे ऑफ बंगाल, ओवरऑल बे ऑफ बंगाल का क्या सिग्निफिकेंस है ना, इतना बड़ा रीजन है बे ऑफ बंगाल। देखिए उसके कुछ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे बता रखे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मैंग्रोव जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, कोरल रीफ यहाँ पे पाए जाते हैं,
मीडोज यहाँ पे पाए जाते हैं। नेस्टिंग साइट जो है, जैसे ओलिव रिडले टर्टल की आप बात करते हो, ओलिव रिडले टर्टल है ना, गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे आते हैं। तो ये तो इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया। सिर्फ यही इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों बे ऑफ बंगाल का। बे ऑफ बंगाल के में जो है इसके आसपास लगभग 185 मिलियन लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ से जो है वो ट्रेड किया जाता है, फिश को कैच किया जाता है, ठीक है। वो बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही काम करता है, इसका कहना है कि बे ऑफ बंगाल एक फ़िशिंग हॉटस्पॉट है। फ़िशिंग हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लार्ज स्केल पे फ़िशिंग की जाती है, और ये जो फ़िशिंग की जाती है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़िशिंग को थ्रेट है, इसीलिए हॉटस्पॉट होता है। जैसे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती तो है लेकिन वो 70% लॉस्ट हो चुकी है। इसी तरह से फिशिंग हॉटस्पॉट भी होते हैं, जहाँ पे फिशिंग का पोटेंशियल तो है लेकिन हम लोगों ने वहाँ से ओवर एक्सप्लोइटेशन कर दिया है, उसे कहा जाता है हॉटस्पॉट। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ एरियाज़ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों, उसे कहा जाता है डेड जोन, जहाँ पे मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के आसपास, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। उस इंडस्ट्री से बहुत सारा जो पोल्यूटेंट हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन बढ़ रहा है और कोरल ब्लीचिंग भी हो रही है। ये तो हो गए एनवायरमेंटल वाले कंसर्न। अब यहाँ पे कुछ दूसरे कंसर्न भी हैं, जैसे सिक्योरिटी थ्रेट भी है भैया, टेररिज्म, पायरेसी, है ना। और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग इश्यूज चलते हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या इशू चलता है, फिशरिंग को लेके इशू चलता है ना। फिशर लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, कई बार गोली वोली भी मार दी जाती है। तो कई सारे चैलेंज हैं बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। लेकिन जब चैलेंज हैं, प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, बने बनाए रेडीमेड सॉल्यूशन हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से ही 2-4 सॉल्यूशन अपने आंसर के अंदर लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास होती है 150 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन 2-4 भी अगर आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। तो पहली बात तो ये जो सोल्यूशन में ऑफ कोर्स हम लोग बिमस्टैक का यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन बिमस्टैक के बारे में है। तो बिमस्टैक जो रीजनल कॉरपोरेशन है, राइट, इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। पहली बात तो फिशरी मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। सस्टेनेबल फिशिंग मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब ये होता है कि आप फिशिंग तो करिए, लेकिन फिशिंग इस तरीके से करिए कि आप ओवर एक्सप्लोइटेशन मत करिए। फिशिंग की फिशीज़ की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे कहा जाता है सस्टेनेबल फिशिंग मेथड। आप ऐसा कुछ कर सकते हो। उसके अलावा पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, या फिर जो ऑयल स्पिल होता है, जो ऑयल वगैरह की शिप वगैरह से लीकेज वगैरह हो जाती है, उसको एड्रेस करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्पेशल कदम यहाँ पे उठा सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को आप ओवरऑल टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हो। साइंटिफिक मेथड का, रिसर्च का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे इंडिया श्रीलंका है, इंडिया म्यांमार है ना, इन कंट्री के साथ आप रीजनल कोऑपरेशन भी कर सकते हो। तो बिम्स्टेक के अलावा बायलेटरल कोऑपरेशन का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो फिशिंग प्रैक्टिसेस अभी हम लोग करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। जो चीज़ें हम लोग कई 100 सालों से यूज़ कर रहे हैं, आज भी उसी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो आप नए तरीके खोज सकते हो फिशिंग करने के, जिससे हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। अगर श्रीलंका के पास कोई फिशिंग को लेके, फिशरमैन को लेके कोई इन्फॉर्मेशन है, इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। इंडिया भी इन कंट्रीज़ के साथ ऐसा जो है कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वेसल्स की। बहुत सारे वेसल्स जो फिशिंग करते हैं वो श्रीलंका वाले इंडिया की टेरिटरी में आ जाते हैं, इंडिया वाले म्यांमार की टेरिटरी में चले जाते हैं, म्यांमार वाले जो है वो ये सब चलता रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेसल्स जो होते हैं, जो शिपिंग जो शिप्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रैकर लगा सकते हैं, ताकि सरकार को पता चलता है रियल टाइम में वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। और जैसे उनको लगता है कि ये टेरिटरी को ब्रीच कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है ना, कुछ एक्शन लिया जा सकता है।
इस तरह की चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। रीजनल फ्रेमवर्क बना सकते हो डेटा कलेक्शन करने के लिए। तो आपकी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, सभी कंट्री के अंदर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर। तो क्यों ना हम लोग कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें, क्योंकि आज के समय में डेटा एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव है, जैसे BOBP है, बे ऑफ बंगाल पार्टनरशिप है, बे ऑफ बंगाल पता नहीं क्या इसका फुल फॉर्म क्या था, बे ऑफ बंगाल इन मैरीटाइम इकोनॉमी ऐसा कुछ था, ठीक है। तो चेन्नई के अंदर थोड़े समय पहले इसका मीटिंग हुआ था। इसके अंदर भी ये सारी की सारी कंट्री ही एनवायरमेंटल को जो कंसर्न होता है वो सब आती हैं। तो ये कुछ दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ी बहुत, आप उनके साथ डेफिनेटली कोऑपरेट कर सकते हो, उनको फाइनेंशियली टेक्निकल हेल्प दे सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो बे ऑफ बंगाल वाले इश्यूज़ को डेफिनेटली 100% हम लोग टैकल कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि बिम्स्टेक मस्ट अराइज, अवेक एंड एक्ट। बिम्स्टेक, एशियान और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके चक्कर में बिम्स्टेक को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस कभी भी मिला नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया। लेकिन वो समय आ गया है दोस्तों जब हम लोग बिम्स्टेक के इंपॉर्टेंस को पहचानें, उसके लिए काम करें, ताकि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। यहाँ पे देखिए चाइना का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब इंडिया यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो द सबमिट मस्ट सेट प्रोसेस रेगुलर मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए रेगुलरली, ताकि हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकें और बे ऑफ बंगाल में अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं उनको भी सोल्व कर सके, चाहे वो अनसस्टेनेबल फिशिंग ही क्यों ना हो। ये जो है आज का एडिटोरियल था, बना बनाया क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन इस एक एडिटोरियल से हैंडल हो सकता है। इम्पोर्टेंट है, आप इसको फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हो, फ्यूचर में आपको इसको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही थे दोस्तों आज के आर्टिकल्स। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं जो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको मिल ही जाएगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की पूरी एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।